चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं AWS का लेक्चर नंबर 3। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि AWS हम लोग क्यों लर्न करते हैं, इसको लर्न करने का एंड ऑफ रिजल्ट क्या आता है, ये बात करेंगे। जैसे कोई अगर मेडिकल स्टूडेंट से आप पूछते हो तो उसका एंड ऑफ रिजल्ट क्या है? डॉक्टर बन जाना। और डॉक्टर क्या करता है, ये उसका एंड ऑफ रिजल्ट है। कोई भी बंदा अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो एंड ऑफ रिजल्ट क्या है? इंजीनियर बन जाना और परफॉर्म करना। तो ऐसे ही हम लोग ये डिस्कस करेंगे ईडब्ल्यूएस को लर्निंग करने का। लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे कोई भी बंदा अगर आता है तो उसका एंड ऑफ रिजल्ट क्या है, उसे एंड में क्या करना है, क्यों लर्न कर रहा है सारी सर्विसेज को। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि एडब्ल्यूएस में बहुत सारे ट्रैक होते हैं। बहुत सारे ट्रैक हैं, आपने सुना है एडब्ल्यूएस सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट ट्रैक, एडब्ल्यूएस सिस ऑप्स, एडब्ल्यूएस सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, एडब्ल्यूएस एडवांस नेटवर्किंग, एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स, एडब्ल्यूएस बिग डेटा। इतने सारे ट्रैक्स हैं। तो कौन से ट्रैक को करने के बाद हमें कंपनी में क्या प्रोफाइल मिलेगी, इसमें भी लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लोग तो मुझे ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं कि सर अगर हमने AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कर किया और इसका सर्टिफिकेशन भी क्लियर कर लिया तो कंपनी में हमें क्या जॉब मिलेगी AWS के ऊपर। अगर हमने सिस ऑप्स किया तो क्या जॉब मिलेगी, और अगर हमने AWS प्रोफेशनल किया तो क्या जॉब मिलेगी। अगर हमने AWS एडवांस नेटवर्किंग किया तो क्या जॉब मिलेगी, अगर हमने AWS सिक्योरिटी किया तो क्या जॉब मिलेगी। लोग बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। तो ये दो पॉइंट हमने डिस्कस करना है। तीसरा पॉइंट हमारा कैरिकुलम को लेके रहेगा, लर्न हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और ये तीनों पॉइंट एक साथ समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो बताऊंगा पूरा का पूरा ये समझाने वाला हूँ कि AWS लर्न करने के बाद, सारी सर्विसेज सीखने के बाद आप एंड ऑफ डे क्या करते हैं। एंड ऑफ डे, एंड ऑफ रिजल्ट क्या आता है AWS को लर्न करने का। अगर आपने मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया तो आपका एंड ऑफ रिजल्ट क्या है? डॉक्टर बन के बाहर आ जाना। राइट, नाम का नहीं, इलाज भी पूरा नॉलेज होना चाहिए करने का, जस्ट काइंड ऑफ थिंग। तो आ जाओ। तो AWS हम लोग इसीलिए लर्न करते हैं कि हम लोग एक पूरा का पूरा डेटा सेंटर तैयार कर पाए। पूरा का पूरा डेटा सेंटर। अब पूरा का पूरा डेटा सेंटर तैयार करने का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि अगर क्लाउड का सिस्टम नहीं था, सारे कंपनी अपना डेटा सेंटर ऑन प्रेमाइसिस में एज अ फिजिकल लगा रहे थे। ठीक है, और ऐसी एक कंपनी को हमने टास्क दिया कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट करना है 3 टियर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के साथ। एक सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट करना है, एक एप्लीकेशन चलानी है 3 टियर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के साथ, फिजिकल इन्वायरमेंट में लगाना है। कैसे लगाएगी वो कंपनी? सबसे पहले उस कंपनी को डेटा सेंटर सेटअप करना होगा। डेटा सेंटर सेटअप करने का मतलब होता है एक बिल्डिंग रिजर्व करना। उस बिल्डिंग में पावर सिस्टम, यूपीएस सिस्टम, एयर कंडीशन सिस्टम, देन उसके बाद स्विच, राउटर, रैक्स, नेटवर्किंग A to Z करना होगा। देन उसके बाद सर्वर्स आएंगे, फिर उसके बाद ऊपर एप्लीकेशंस, फिर वेब सर्वर की लेयर अलग होगी, एप्लीकेशन सर्वर की लेयर अलग होगी, डेटाबेस की लेयर अलग होगी, स्टोरेज सिस्टम लगाओगे और बहुत सारे सेटअप लगाओगे, तब जाके पूरा डेटा सेंटर आपका तैयार होगा। यही काम हमें क्लाउड में करना है, बस बात खत्म। पूरा यही काम। तो जिस तरीके से ऑन प्रेमाइसिस में अगर आप सेटअप करते हो तो फर्स्ट स्टेप होता है नेटवर्किंग। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? नेटवर्किंग। लेकिन अगर आप क्लाउड में आते हो तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप नेटवर्किंग होता है। बट नेटवर्किंग के लिए यहाँ पर एक सर्विस दी गई है, उस सर्विस का यूज करके पूरा सेटअप लगाना होता है। उस सर्विस का नाम होता है VPC। ठीक है, तो मान लो अगर कोई कंपनी है तो सबसे पहले क्या करेगी वो देखो। ये VPC उसने तैयार किया। क्या किया? इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
ये यहां पर उसने वीपीसी बनाया, ठीक है, वीपीसी तैयार किया। अब वीपीसी बनाने के बाद अब वो क्या करेगा, यहां पर एक इंस्टेंस लॉन्च किया, ठीक है। अब इस इंस्टेंस में वो लोग क्या करेंगे, ये यहां पर इसने एक इंस्टेंस लॉन्च किया, ये एक इंस्टेंस लॉन्च किया और इसमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन उन्होंने कॉन्फ़िगर कर दी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक और इंस्टेंस लॉन्च किया और इस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया और वेब से एप्लीकेशन सर्वर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इन्हें डेटाबेस चाहिए था तो उन्होंने यहाँ पर एक डेटाबेस भी क्रिएट किया, डीबी सर्वर। और ये डीबी सर्वर कौन सा है, सीक्वल डेटाबेस है। क्या है, सीक्वल डाटाबेस, ठीक है। तो अब वेब सर्वर पे कोई ट्रैफिक आती है, ऐप पे जाती है, ऐप से डेटाबेस पे जाती है। अब कंपनी के पास एक ही वेब है, एक ही ऐप सर्वर है, एक ही डेटाबेस है। तो यहां पर अगर हम देखें, वेब सर्वर की कोई ना कोई कैपेसिटी होगी और उस कैपेसिटी के हिसाब से ही वो परफॉर्म करेगा। तो आप अभी अभी ये समझ लो कि वेब सर्वर की जो कैपेसिटी है वो एट द मोमेंट ऑफ टाइम 100 ट्रैफिक को ही झेल पाता है, मैनेज कर पाता है। अगर 100 से ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो आपका वेब सर्वर बॉटलनेक हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाली कंपनी, कंपनी इसका सोल्यूशन ये निकाली कि हम एक से ज्यादा वेब सर्वर को रखेंगे और एक से ज्यादा ऐप सर्वर भी रखेंगे। तो कंपनी ने मान लो एक से ज्यादा वेब सर्वर रख लिया, ठीक है, और कंपनी ने मान लो एक से ज्यादा ऐप सर्वर भी रख लिया। तो अब दो वेब हो गए, दो ऐप हो गए। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ बढ़िया है, एक के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा, दूसरे के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आएगी कि कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि वेब सर्वर 1 पे लोड ज्यादा है तो मुझे वेब सर्वर 2 पे जाना चाहिए, या वेब सर्वर 2 पे लोड ज्यादा है तो मुझे वेब सर्वर 1 पे आना चाहिए। ये बात कस्टमर को कैसे पता लगेगा। और एक और प्रॉब्लम है, कस्टमर को अगर आप दोनों वेब सर्वर का एड्रेस देते हो तो ये भी प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम है कि कल को वेब सर्वर फिक्स नहीं है, दो से ज्यादा भी होंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि कस्टमर को आने के लिए एक ही एड्रेस दिया जाए। तो कस्टमर को आने के लिए अगर एक ही एड्रेस दिया जाए तो यहां पर कंपनी ने लगाया क्या, लोड बैलेंसर। क्या लगाया कंपनी ने यहां पर, लोड बैलेंसर डिवाइस लगा लिया, ठीक है। और लोड बैलेंसर के बैकएंड में वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 दोनों को ऐड कर दिया। और कल को अगर फ्यूचर में और भी वेब सर्वर्स आते हैं तो क्रिएट करते जाएंगे और लोड बैलेंसर के साथ ऐड करते जाएंगे और सारे वेब सर्वर में एक ही एप्लीकेशन चलेगी। और कस्टमर को लोड बैलेंसर का एड्रेस दे दिया जाएगा तो कस्टमर लोड बैलेंसर पे हिट करेगा। अब लोड बैलेंसर में हमने सेटिंग किया है कि अगर आपके पास एक ट्रैफिक आती है तो आपको कौन से वेब सर्वर पे भेजना है, और अगर दो ट्रैफिक आती है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों वेब सर्वर पे, या जितने आपके बैकएंड में है वो सारे सर्वर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सेटिंग हम लोग करेंगे। तो कस्टमर को एक ही एड्रेस का पॉइंट मिल गया, कस्टमर उससे लोड बैलेंसर को हिट करेगा, लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वेब सर्वर 1 वेब सर्वर 2 के साइड। क्लियर, चलो। तो ट्रैफिक वेब सर्वर तक आ गई, अब कस्टमर को ऐप सर्वर पे जाना है, एप्लीकेशन सर्वर पे कनेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर भी दो एप्लीकेशन सर्वर हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वेब सर्वर 1 को कैसे पता लगेगा कि ऐप सर्वर 1 पे जाना है या 2 पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो यहां पर भी कंपनी ने लोड बैलेंसर रख लिया, यहां पर भी कंपनी ने क्या किया, लोड बैलेंसर, ठीक है। अभी जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझ जाओ, एंड ऑफ जैसे फिनिश करूंगा इस वीडियो को पूरा क्लियर कर दूंगा तीनों क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं। तो कोई भी कस्टमर लोड बैलेंसर पे आता है, लोड बैलेंसर देखता है कि कौन से वेब सर्वर पे लोड कम है, वहां पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लो ट्रैफिक इसके पास आई, अब इसे ऐप सर्वर पे जाना है तो ट्रैफिक डायरेक्ट ऐप पे नहीं जाएगी, लोड बैलेंसर पे आएगी। ये लोड बैलेंसर देखेगा कि ये ऐप खाली है या फिर ये ऐप में लोड कम है, जिस ऐप सर्वर पे लोड कम है वहां ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। अब यहां तक ट्रैफिक आ गई।
अब कस्टमर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, तो ये ऐप सर्वर इस डेटाबेस के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि डेटाबेस हमें एक ही रखेंगे सेंट्रलाइज, लेकिन कल को इस डेटाबेस पे भी लोड बहुत बढ़ रहा है। अब देखा ऐसा जा रहा है कि जो कस्टमर एक्चुअल में राइट का ऑपरेशन करने आ रहे हैं वो लोग डेटाबेस तक आए तो ठीक है, लेकिन कुछ कस्टमर सिर्फ रीड ऑनली के लिए आ रहे हैं, ठीक है, या सिर्फ उन्हें कंटेंट रीड करना है, वो भी डेटाबेस तक आ रहे हैं, तो डेटाबेस में लोड ज्यादा बढ़ रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पर फिर ऐसा किया, यहाँ पर एक डीबी कैसे लगा लिया। क्या लगा लिया? डीबी कैसे। डीबी कैसे, तो डीबी कैसे में क्या हुआ कि जो कस्टमर सिर्फ रीड करने आता है वो कैसे सर्वर से ही रीड करके वापस चला जाता है, मेन डेटाबेस तक आने की उसे जरूरत नहीं है। जो राइट करने आता है उसे यहाँ तक लेके आ रहा है, ठीक है। तो कंपनी ने इतना काम कर लिया। अब इसके बाद कंपनी ने बोला कि लोड बैलेंसर का एड्रेस अगर हम लोग देते हैं तो मतलब एक आईपी एड्रेस कस्टमर को दे रहे हैं, और कस्टमर को आईपी एड्रेस देना बेस्ट नहीं है, उसको एक नेम देते हैं। नेम मतलब www.technicalcloudknowledge.com ऐसा कुछ देते हैं। तो ऐसा कुछ सर्विस अगर आप कस्टमर को देना चाहते हो तो आपको डीएनएस यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? डीएनएस, राइट, डीएनएस। तो अगर आपने डीएनएस सेटअप करते हो तो फिर आपका पूरा का पूरा सेटअप ऐसे बन जाता है www.technicalcloudknowledge.com, ठीक है, इस टाइप से आपका हो जाता है। तो कस्टमर हिट मारेगा www.technicalcloudknowledge.com, ट्रैफिक डीएनएस पे आएगी, डीएनएस ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा लोड बैलेंसर पे, और इस तरीके से हिरार्की के सिस्टम पे जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कोई भी एप्लीकेशन को एज अ 3 टियर बेस पे सेटअप करना है तो ये मिनिमम चीजें आपको करनी पड़ रही हैं। अब इस मिनिमम चीजों को करने के लिए कौन कौन सी एडब्ल्यूएस की सर्विसेज यूज हमने किया, वही सर्विसेज कैरिकुलम में ऐड हो जाती हैं। तो कौन कौन सी सर्विसेज ऐड किया ये सेटअप लगाने में, तो अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने वीपीसी किया, वीपीसी सर्विसेज को लर्न किया। अब वीपीसी में बहुत कुछ आ गया, वीपीसी के अंदर वीपीसी पीरिंग आ गई, फायरवॉल आ गया, सिक्योरिटी ग्रुप आ गया, उसके लॉग्स आ गए, बहुत कुछ आ जाते हैं, सबनेट आ जाते हैं। अभी मोटा मोटी वीपीसी हमने किया। वीपीसी के बाद फिर हमने लोड बैलेंसर, ठीक है, उसके बाद आपने EC2, भाई किस कॉन्फ़िगरेशन का EC2 लगाना है। अब हमने यहाँ पर EC2 किया तो EC2 के अंदर एक EBS वॉल्यूम भी हमने यूज किया, ये भी एक सर्विस हो गई। क्या? EBS वॉल्यूम ऐप सर्वर यूज किया, यहाँ पर भी EBS वॉल्यूम। तो EBS स्टोरेज, VPC सर्विस, लोड बैलेंसर, EC2, EBS स्टोरेज, डेटाबेस यूज किया, डेटाबेस में RDS, ठीक है, DB कैसे यूज किया जिसमें इलास्टिक कैसे, इलास्टिक कैसे ये यूज किया। हमने DNS यूज किया, DNS में रूट 53 सर्विस को यूज किया, ठीक है। तो इतनी सर्विसेज हमने हमने अभी यूज किया। अभी इस आर्किटेक्चर को और बड़ा करोगे और सर्विसेज ऐड होती जाएंगी। मिनिमम ये है कि कोई भी एप्लीकेशंस को 3 टियर के साथ डिप्लॉयमेंट करना है तो सबसे पहले वीपीसी, लोड बैलेंसर, EBS स्टोरेज, RDS, इलास्टिक कैसे, रूट 53, EC2, इतने में आपका काम हो गया। लेकिन कंपनी तो और आगे आर्किटेक्चर को बड़ा करती है सिक्योरिटी करने के लिए, तो अभी और सर्विसेज ऐड करता हूँ इसमें। अब क्या हुआ कि कोई भी बंदा अगर हिट करता है www.technicalcloudknowledge.com को, हिट करता है, ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे जा रही है, लोड बैलेंसर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा देखूं कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर कंट्री से ट्रैफिक डिनाई करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर कंट्री से ट्रैफिक को डिनाई करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से कोई ट्रैफिक आए, डीएनएस तक तो आए बट लोड बैलेंसर पे ना जाए, या कोई बंदा अगर मेरी इस www.technicalcloudknowledge.com को 1 मिनट में मिलियंस बार अगर हिट कर रहा हो,
मतलब उसका इरादा गलत है, वो डीडॉस अटैक जैसा कुछ करना चाहता है, डॉस अटैक जैसी चीजें। तो अगर 30 सेकंड में कोई 30 बार हिट कर रहा हो तो ऐसे लोगों को ब्लॉक करना चाहता हूँ। पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को ब्लॉक करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को, पर्टिकुलर नेटवर्क को ब्लॉक करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर आपको एक सर्विस यहाँ पर और ऐड करनी होगी, और उस सर्विस का नाम होता है वेब फायरवॉल। क्या? वेब फायर, WAF, वेब एक्सेस फायरवॉल। तो आपको एक और सर्विस सीखनी होगी, WAF, वेब एक्सेस फायरवॉल। तो आपके स्किल्स में एक और सर्विस ऐड हो जाती है। समझ आ रही बात यहाँ पे? आपके स्किल्स में एक और सर्विस ऐड हो गई, WAF। ये भी आपको लर्न करनी होगी फिर। ठीक है, उसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई हिट करता है www.technicalcloudknowledge.com। तो वेब में आपने फिल्टरिंग कर दिया है कि पर्टिकुलर नेटवर्क को ब्लॉक करो, पर्टिकुलर कंट्री को ब्लॉक करो। एक 30 सेकंड में कोई अगर इससे ज्यादा हिट करे तो उसे ब्लॉक कर दो, पर्टिकुलर डेटा को लेके आए ब्लॉक करो, पर्टिकुलर सिटी को ब्लॉक करो, A to Z आप कर सकते हो। लेकिन मान लो अभी आपके लोड बैलेंसर के बैकएंड में सिर्फ 2 सर्वर एडेड है। अभी आपके लोड बैलेंसर के बैकएंड में सिर्फ यहाँ पर क्या है, 2 सर्वर एडेड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा है। एक सर्वर की कैपेसिटी थी 100 लोड मैनेज करने की, दूसरे की भी लोड थी 100। 200 कस्टमर आ चुके हैं, अब 200 से ऊपर आए तो दोनों सर्वर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आगे ट्रैफिक मैनेज कर पाए। तो क्या करना होगा, और सर्वर्स क्रिएट करके सेम एप्लीकेशन चला के लोड बैलेंसर के बैकएंड में ऐड करना होगा। तो टाइम टेकिंग है। ऐसा कुछ सिस्टम है कि लोड बढ़े तो सर्वर्स अपने आप क्रिएट हो जाए, उसके अंदर एप्लीकेशन अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाए। सर्वर्स बढ़े, अगर लोड बढ़े तो सर्वर्स बढ़े, लोड कम हो तो सर्वर्स घट जाए, ऐसा कुछ सिस्टम है? बिल्कुल है। ऑटो स्केलिंग क्या है? ऑटो स्केलिंग सर्विस। तो आपको फिर ऑटो स्केलिंग सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो अपने डेटा सेंटर में। तो ऑटो स्केलिंग, इसका मतलब कि आपकी नॉलेज में एक और सर्विस होनी चाहिए, ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग आती है तो ये इंप्लीमेंट कर पाओगे, नहीं आती तो नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई? आती है हमें तो हमने ऐड कर दिया एक और सर्विस। चलो इतना हो गया। तो अब फायदा ये हो गया कि लोड बढ़ने से सर्वर्स स्केल्स हो रहे हैं, लोड कम होने से सर्वर्स निकल भी जाते हैं। बढ़िया सिस्टम बना दिया आपने। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, अभी जो डेटाबेस आपने लगाया, ये डेटाबेस में अगर बहुत ज्यादा वर्कलोड आए तो ये मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए नो सिक्वल डेटाबेस चाहिए। तो फिर कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, नो सिक्वल डेटाबेस यूज करेगी, जैसे DynamoDB। तो फिर कंपनी यहाँ पे नो सिक्वल डेटाबेस यूज करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, नो सिक्वल डेटाबेस। तो नो सिक्वल डेटाबेस के लिए फिर आपको DynamoDB की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज? DynamoDB। एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा था। चलो, तो आपको DynamoDB की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके स्किल्स में एक और सर्विस ऐड हो जाती है जिसका नाम क्या है, DynamoDB। ठीक है, चलो अभी इतना आपने बेसिक चीजें कर ली। अब बात आती है कि आपने जो पूरा का पूरा सेटअप आपने किया है, अब इस सेटअप कहाँ किया है? AWS अकाउंट के ऊपर। अब इसको मैनेज करने के लिए 4-5 बंदों की आपने टीम हायर कर ली। ठीक है, अब वो बंदे शिफ्ट में काम कर रहे हैं, आप चाहते हो कि सारे बंदे अपने अपने अकाउंट से लॉगिन करें AWS प्लेटफॉर्म पे के ऊपर, कोई एक आईडी पासवर्ड नहीं यूज करे, सब लोग अपना अपना यूज करें, और उनको उसके हिसाब से एक्सेस डेलीगेशन आपने दे दिया। तो इसको करने के लिए फिर आपको एक सर्विस यूज करनी पड़ेगी अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो फिर आपको एक और सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए, IAM। तो आपके फिर स्किल्स में एक IAM सर्विस ऐड हो जाती है, मतलब आपके कैरिकुलम में एक और सर्विस ऐड हो जाती है, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं, अपने इंफ्रा को, अपने आर्किटेक्चर को और बड़ा करते हैं।
अब आपने कई बार देखा होगा, फेसबुक आप चलाते हो, अगर आपके फेसबुक पे कोई बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, बंदा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या फिर कोई बंदा आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि पर्टिकुलर बंदे ने एक्सेप्ट किया या पर्टिकुलर बंदे ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा या पर्टिकुलर बंदे ने पोस्ट किया। आपने देखा होगा ईमेल में भी आपको आ जाता है कि पर्टिकुलर बंदे ने ये पर्टिकुलर चीजें पोस्ट मारी है, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। आजकल ईमेल में सब नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आपने जो अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट की है, आप भी ऐसा चाहते हो कि आपके कस्टमर अगर कभी हिट करे या कोई पोस्ट करे, ऐसा कुछ एक्टिविटीज करे, आपको उसका मैसेज जाए, ईमेल आए, तो आपको मैसेजिंग सर्विस और ईमेल सर्विसेज यूज करनी होगी। ठीक है, तो मैसेजिंग सर्विस के लिए आपको यूज करनी होगी क्या? एसएनएस सर्विस। तो आपकी स्किल्स में, आपकी नॉलेज में एसएनएस आना चाहिए, आपके कैरिकुलम में एसएनएस सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। और ईमेल के लिए होनी चाहिए क्या? एसईएस, सिंपल ईमेल सर्विस। एसईएस, सिंपल ईमेल सर्विस। समझ आ गई बात यहाँ पे? चलो, अब आपने कई बार देखा होगा कि आप अपनी वेबसाइट में चैटिंग का सिस्टम डालते हैं। अब चैटिंग के सिस्टम में क्या होता है कि चैट चलती है। अब आपने कभी देखा है कि पैरेलल से दो लोग चैट कर रहे हैं और एक साथ दोनों के एक ही टाइम पे दोनों को मैसेजेस आ जाए? नहीं, वो क्यू में चलता है कि जो पहले सेंड करेगा उसका आएगा, जो बाद में करेगा उसका आएगा। तो फिर आपको यहाँ पे क्यू सर्विस भी लगानी पड़ेगी, और क्यू सर्विस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा जो AWS प्रोवाइड करता है, SQS। तो अगर आप क्यू सर्विस चाहते हैं अपने आर्किटेक्चर पे, अपने डेटा सेंटर में, तो आपको एक और स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, SQS। समझ आ रही है? तो देखो, अगर हम देखें, बेसिक चीजें तो हमने कर लिया, अपने आर्किटेक्चर को और बड़ा, अपने सिस्टम को और अच्छा करने के लिए और सर्विसेज ऐड करते जा रहे हैं। तो आपकी कैरिकुलम पे फिर SQS भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? नहीं। चलो और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा आगे देखें, ये पूरा इंफ्रा हमने लगा लिया। अब इसकी मॉनिटरिंग करनी है कि कौन सी रिसोर्सेज कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, सीपीयू कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, सारी चीजें मॉनिटरिंग करनी है। तो फिर आपको एक मॉनिटरिंग सर्विस यूज करनी पड़ेगी जो AWS आपको प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है क्लाउड वॉच। क्या है? क्लाउड वॉच। तो फिर आपको अपनी नॉलेज में, अपने कैरिकुलम में एक और सर्विस ऐड करनी पड़ेगी जिसका नाम है क्लाउड वॉच। समझ में आ गया? क्लाउड वॉच, ये आपको ऐड करना पड़ेगा अपनी स्किल्स में। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आर्किटेक्चर को बड़ा करते हैं। अब यहां पर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा इंफ्रा हमने यहाँ पर तैयार किया। अब इसी इंफ्रा को 10 और क्लाइंट के लिए तैयार करना है। तो मान लो आपने एक बार तैयार किया, एक बार तैयार करने के लिए आपको 2-3 दिन लगा, अब 10 लोगों के लिए और तैयार करना है, तो हर एक लोगों के लिए 2-3 दिन देते हो। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ ऑटोमेशन सिस्टम है कि ये पूरा इंफ्रा एक बार में लग जाए विद इन अ मिनट्स। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, और ये इंफ्रा आपको विद इन अ मिनट लगाना है। तो फिर आपको एक सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए जिसको कहा जाता है क्लाउड फॉर्मेशन। फिर आपको क्लाउड फॉर्मेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर आपके स्किल्स में एक और सर्विस ऐड हो जाती है, क्या? क्लाउड फॉर्मेशन। आपके करिकुलम में एक और सर्विस ऐड हो गई, क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू आप अपना इंफ्रा ऑटोमेशन से डिप्लॉयमेंट कर लेते हो, अपना इंफ्रा आप डिस्ट्रॉय भी कर लेते हो क्लाउड फॉर्मेशन से ऑटोमेशन के तौर पे। तो ये पूरा आपने कर लिया अपना इंफ्रा। अभी इंफ्रा में और है, अभी बेसिक चीजें आपको समझा के चल रहा हूं। तो कैरिकुलम देखो हमारा कैसे बढ़ते जा रहा है, इन्हीं सारे कैरिकुलम को पढ़ना है AWS में। अब यहाँ पर देखो, ये इंफ्रा आपने ऑटोमेशन से डिप्लॉयमेंट कर लिया। अब बात ऐसे आती है कि वेब के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशन चल रहा है, इनको भी अपग्रेड करना पड़ता है टाइम टू टाइम। जो डेवलपर कोड लिख के देते हैं, अब उस कोड को बिल्ड करना है, उसको डिप्लॉय करना है, इसके ऊपर पाइपलाइन बनानी है। उस इसके कोई ऑटोमेशन टूल है क्या? तो बिल्कुल इसके भी ऑटोमेशन टूल AWS प्रोवाइड करता है आपको। और कौन कौन से देता है वो यहाँ पे देखो। कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन।
ये लो, ये हो गई इनकी AWS DevOps की इंपॉर्टेंट सर्विसेज। ठीक है, तो AWS के ऊपर जो डेटा सेंटर चल रहा है उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं उनको आप पूरा ऑटोमेशन के थ्रू डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको आपके स्किल्स में ये सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए। कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, बात खत्म। तो इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस यूज कर लिया, उनके अंदर जो एप्लीकेशन है उनको भी ऑटोमेशन डिप्लॉय अपग्रेड करना है पाइपलाइन बना के CI/CD के तौर पे, तो फिर आपके पास ये सर्विस होनी चाहिए। तो ऐसे आपने अपने आर्किटेक्चर को और इजी करते गए किसके थ्रू, सर्विसेज ऐड करके, सर्विसेज की नॉलेज बढ़ी तो आप, इसलिए आपने देखा होगा इंटरव्यू में आपसे इन सारी सर्विसेज का डिस्कशन करते हैं। आपको क्लाउड वॉच आता है, आपको क्लाउड फॉर्मेशन आता है क्या, आपको SNS आता है क्या, आपको SES आता है, आपको SQS आता है क्या, आपको कोड कमिट आता है क्या, कोड बिल्ड आता है क्या, कोड डिप्लॉय आता है क्या, कोड पाइपलाइन आता है। क्यों पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनके कंपनी के अंदर जो सेटअप चल रहा है उनके अंदर ये सारी चीजें यूज हो रही है, इसलिए आपसे पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ लग रहा होगा सारी चीजें। और आर्किटेक्चर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पर, देखो अब कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, वेफ यूज किया। अब कंपनी ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा है उस डेटा को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इनक्रिप्शन लगाना चाहते हैं। तो इनक्रिप्शन के लिए AWS कोई सर्विस देता है, बिल्कुल देता है। तो इनक्रिप्शन के लिए इन्होंने, कंपनी ने यूज कर लिया KMS, की मैनेजमेंट। तो फिर आपको अगर डेटा इनक्रिप्शन करना है तो आपको KMS आना चाहिए। क्या आना चाहिए, KMS। एक और सर्विस ऐड होगी। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो कस्टमर हमें हमारी डेटा सेंटर पे जो लैंडिंग करेगा वो www.technicalcloudknowledge.com। अब ये वेबसाइट जब खुलेगी ना तो ये इस टाइप से खुल के आएगी, पता कैसे, HTTP, ऐसे खुल के आएगी, www.technical ऐसे आएगी। तो HTTP बेस पे आ रहा है, मतलब सिक्योर नहीं है हमारी वेबसाइट। हम चाहते हैं इसको HTTPS करना, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब सर्टिफिकेट आप बाहर से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन AWS कहता है कि मैं खुद सर्टिफिकेट की सर्विसेज देता हूं, सर्टिफिकेट मेरे से भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको आना चाहिए SCM, सॉरी ACM है, Amazon सर्टिफिकेट मैनेजर। तो आपको क्या आना चाहिए, ACM आना चाहिए। ठीक है, ACM, Amazon सर्टिफिकेट मैनेजर। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, इसको रिप्लाई कर दूं, थोड़ा काफी टाइम से कॉल कर। चल ठीक है, तो ACM आपके स्किल्स में होना चाहिए, AWS सर्टिफिकेट मैनेजर। ठीक है, जो सर्टिफिकेट आपको क्रिएट करके देगा। आर्किटेक्चर को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी बंदा अगर अगर हमारी वेबसाइट को हिट मारता है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। कोई भी बंदा अगर हमारी वेबसाइट को हिट करता है तो क्या होगा,
हमारी वेब सर्वर पे आएगा, वेब से ऐप पे आएगा, ऐप से डेटाबेस पे जाएगा। अब कोई भी बंदा हिट करेगा तो हो सकता है अपने कंटेंट भी अपलोड करे, वीडियोस, फोटोज, जिप फाइल। जैसे फेसबुक में आप लोग जाते हो तो फोटोज वीडियो अपलोड मारते हो, यूट्यूब में जाते हो तो हमारी वेबसाइट में भी लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे, कुछ वीडियो क्लिप्स अपलोड करेंगे केवाईसी के लिए, कुछ फोटोज अपलोड करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन और फोटोज वीडियो कहाँ जाएंगे? अगर वेब सर्वर के ईबीएस स्टोरेज में जाएंगे, अब ईबीएस स्टोरेज फिक्स होती है, उस पर जाएंगे तो ईबीएस स्टोरेज क्या होगा? फुल हो जाएगा। फुल होगा तो हम लोग उसे इंक्रीज तो कर सकते हैं, बट ईबीएस स्टोरेज कॉस्टली होती है, ईबीएस स्टोरेज में हम लोग रखेंगे नहीं। तो ऐसा कोई चीफ स्टोरेज है क्या? और ऐसा कोई स्टोरेज है जो कभी फुल ही नहीं हो, तो उस स्टोरेज में हम लोग इसको रखेंगे। तो बिल्कुल वो स्टोरेज है। वो स्टोरेज कौन सा है? S3। क्या है? S3 में रखेंगे हम लोग। तो फिर आपके स्किल्स में एक और सर्विस ऐड हो जाती है जिसका नाम है S3 स्टोरेज। तो देखो आर्किटेक्चर बड़ा किया और एक सर्विस ऐड हो गई। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब आपने कई बार ये देखा होगा कि ठीक है भाई, कंटेंट अपलोडिंग करने के लिए हमने लगा दिया है। अब कई बार बंदा ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ भी कंटेंट डाल दे अननेसेसरी, है ना? वीडियोस अपलोड करने के लिए का तो पता लगा 2-2 GB की वीडियोस अपलोड कर रहा है अपने पर्सनल मूवीज के, शादीज के वीडियोस, या अपने पूरे पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है। आपने देखा यूट्यूब में आजकल आप हर टाइप की वीडियोस नहीं अपलोड कर सकते। आप अपलोड करो आपको एरर दे देगा। आप फेसबुक में कुछ अननेसेसरी वीडियोस अपलोड करो, एरर दे देगा। या बड़ी वीडियो का साइज अपलोड करो, एरर दे देता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट पे भी कोई आए तो अननेसेसरी चीज अपलोड ना करे। तो वो एरर कैसे देता है? वहां पर उन्होंने कंटेंट फिल्टर लगा रखा है कि ये पर्टिकुलर वीडियोस इस डिस्क्रिप्शन से हो, इससे रिलेटेड हो, तो उसको एरर दे दो, अवॉइड कर दो। तो यहाँ पर भी आपको भी ऐसा सिस्टम चाहते हो तो आपको भी यहाँ पर कंटेंट फिल्टर लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? कंटेंट फिल्टर सर्विस लगानी पड़ेगी। और AWS आपको कंटेंट फिल्टर के लिए क्या देता है? रिकॉग्निशन। कंटेंट फिल्टर के लिए लिख देता हूं यहाँ पर, ये कंटेंट फिल्टर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है? तो आपको अपने कैरिकुलम में एक और सर्विस ऐड करनी पड़ेगी, रिकॉग्निशन। बात खत्म। तो इसलिए कंपनी बोलती है कंटेंट फिल्टर सर्विस आती है आपको, यूज कर रही होगी कंपनी। समझ आई? तो सारे कंटेंट आपके फिल्टर होके कहाँ जा रहे हैं? S3 में चले जाएंगे, S3 में स्टोर। चलो, कंटेंट फिल्टर यहाँ पे होने लगा और S3 में जाके स्टोर होने लगा। अब कई बार आपने देखा होगा कि आपने जैसे गूगल पे गए, ठीक है, आपने कोई फोन सर्च किया, आपने फोन सर्च करके उसकी वेबसाइट पे गए, पूरा प्राइस वगैरह देखा, डिस्क्रिप्शन देखा, और आपने बाय नहीं किया फोन को और वेबसाइट से बाहर आ गए। अब क्या होता है आपके साथ पता है? आप फेसबुक ओपन करो, सेम फोन आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा फेसबुक के पेज में। आप यूट्यूब ओपन करो, वहां पर मार्क एड के तौर पे वही फोन दिखाई देगा। आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे जो आपको वही फोन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या करती है? क्लिक कर लेती है आपके डिमांड को। आप कोई भी चीज सर्च करो, क्लिक कर लेती है, और क्लिक करके फिर वो आपको एज अ बिजनेस इंटेलिजेंसी के तौर पे आपको हर वेबसाइट पे एड में दिखाने लग जाते हैं लोग। तो आप भी ऐसा चाहते हो कि कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे लैंड करे और हम भी उसके कैप्चर को क्लिक कर लें, उसके डिमांड को क्लिक कर लें। तो आपको क्लिक स्ट्रीम सर्विस यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी फिर। तो कंपनी ने यहाँ पर क्लिक स्ट्रीमिंग सर्विस यूज किया। क्या यूज किया? क्लिक स्ट्रीम। और क्लिक स्ट्रीम सर्विस के लिए AWS कौन सी सर्विस देता है? किनेसिस। तो फिर आपको किनेसिस की नॉलेज होनी चाहिए अगर ये चीज आप अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो। समझ आ गई यहाँ पर? किनेसिस। तो ये हर एक कैप्चर को क्लिक कर लिया करेगा। अब ये क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करने के बाद हम लोग इसे स्टोर करेंगे कहीं पे। तो स्टोर करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर एक और सर्विस स्टोरेज की लगा ली, S3। और क्लिक करके हर एक क्लिक को यहाँ पे कैप्चर करके स्टोर कर रही कंपनी यहाँ पर। ठीक है? स्टोर कर ली। अब ये स्टोरेज के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, तो ऑपरेशन करने के लिए आपको हडूप जैसी सर्विस होनी चाहिए। तो हडूप के लिए AWS प्रोवाइड करता है EMR। तो उस डेटा के ऊपर आप लोग क्या करोगे? ऑपरेशन करोगे EMR सर्विस यूज करके। तो फिर आपके स्किल्स में एक और चीजें ऐड हो जाती हैं, EMR।
अब ऑपरेशंस करके हम लोग इसको ऐसे स्टोरेज में स्टोर करेंगे जो बिग डेटा हो, जस्ट काइंड ऑफ बिग डेटा जैसी सर्विस जो AWS आपको प्रोवाइड करता है, रेडशिफ्ट। तो फिर आपके स्किल्स में एक और सर्विस ऐड हो जाती है, रेडशिफ्ट। आपके कैरिकुलम में एक और सर्विस ऐड हो जाती है, कौन सी? रेडशिफ्ट। समझ में आ गई? अब आपने स्टोर कर लिया बिग डेटा जैसी सर्विस, वेयर हाउस डेटा जैसी सर्विसेज में। अब इसमें आप बिजनेस इंटेलिजेंसी यूज करोगे, मतलब अब उसको आप ऐड उस डेटा पे पूरा बिजनेस इंटेलिजेंसी के तौर पे यूज करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सर्विस चलाओगे इसके ऊपर। तो उसके लिए बिजनेस इंटेलिजेंसी सर्विस के लिए AWS आपको प्रोवाइड करता है क्विक साइट। फिर कंपनी बोलेगी यार इसका भी नॉलेज होना चाहिए आपको, तो आपके स्किल्स में एक और सर्विस ऐड हो जाती है, ये लो। तो इसीलिए कंपनी बोलती है, कंपनी बिगनर के तौर पे ये सारी चीजें लगाकर, इतना लगाकर काम तो चला रही थी, और आर्किटेक्चर को बड़ा करना चाहती है, बिजनेस को और ग्रोथ करना चाहती है। तो फिर ये चीजें भी कंपनी ने लगाया। फिर कहा कि इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए। अभी बताऊंगा, और बताऊंगा क्या इतनी सारी चीजें आपको आनी चाहिए एक बंदे को, ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी हर एक पॉइंट में काम करने के लिए बंदे अलग अलग रख लेती है। कंपनी कहती है VPC सर्विस पे काम करने के लिए अलग बंदा, ठीक है, DNS पे काम करने के लिए अलग बंदा, DNS वेब और लोड बैलेंसर में काम करने के लिए अलग बंदा, ऑर्डर स्केलिंग की अलग टीम है, रिकॉग्निशन सर्विस की अलग टीम बैठेगी, डेटाबेस की अलग बैठेगी, एक क्लिक स्ट्रीम, EMR, रेडिफ, क्विक साइट की टीम अलग है, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन की टीम अलग है, SNS, SES, SQS की टीम अलग है, IAM क्लाउड वॉच की टीम अलग है, क्लाउड फॉर्मेशन की टीम अलग है। तो अलग अलग टीम रहती है कंपनी में। जरूरी नहीं कि सारे बंदों को एक सब कुछ पता होना चाहिए, हाँ बट आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, आर्किटेक्चर को और बड़ा किया कंपनी ने। अब कंपनी बोलती है कि कोई भी बंदा अगर हमारी वेबसाइट में आता है www.technicalcloudknowledge.com, और वो उस कंटेंट को एक्सेस करना चाहता है जो उसने अपलोड मारा था, डॉक्यूमेंटेशन वीडियो, सिर्फ उसी को एक्सेस करना चाहता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम उसे वेब सर्वर के साइड क्यों डायरेक्ट रीडायरेक्ट करें, डायरेक्ट ऐसा कुछ लिंक बना देते हैं कि उससे S3 पे आप कंटेंट लेके चला जाए। तो उसके लिए फिर आप S3 का जो लिंक है वो आप कहाँ ऐड कर देते हो? CDN सर्विस में, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कंटेंट को फास्ट डिलीवर कर देता है एज लोकेशन के थ्रू। CDN क्या होता है सब प्रैक्टिकल में देखेंगे, अभी इतना समझो बस। तो आपने CDN सर्विस यूज किया और इसे यहाँ पे लिंक कर दिया, DNS में आपने सेटिंग कर दिया, ठीक है। कोई भी बंदा अगर ऐसा कुछ कंटेंट लेने आता है तो उसे CDN के साइट से ही एज लोकेशन से प्रोवाइड कर दो। तो अगर आप CDN यूज करना चाहते हो तो फिर आपको एक और सर्विस का नॉलेज होना चाहिए। CDN के लिए क्या यूज करते हैं लोग? क्लाउड फ्रंट का नॉलेज, ठीक है। अब कई बार आपने देखा था कि बंदा लैपटॉप से भी कंटेंट को एक्सेस करता है और मोबाइल से भी एक्सेस करता है। अब लैपटॉप में कोई वीडियोस प्ले होने का फॉर्मेट अलग है, मोबाइल में प्ले होने का फॉर्मेट अलग होता है। अब मान लो आपने बंदे ने लैपटॉप से एक्सेस किया तो प्ले हो गया, मोबाइल से एक्सेस कर रहा तो प्ले नहीं हो रहा। तो मोबाइल से एक्सेस करने के लिए क्या करती है कंपनी? कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, एक और S3 लगाएगी, और कंटेंट इस S3 में आया था उस कंटेंट को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगी, और इसका एक लिंक बना देगी इस CDN के साथ, और इसमें एंट्री कर देगी। और अगर बंदा मोबाइल से आता है तो उसे रीडायरेक्ट करके इधर पे लाएगी। लेकिन उसके लिए कंपनी को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कंटेंट था वो कंटेंट जब यहाँ पे लाएगी तो यहाँ पे स्टोर करने से पहले उसे मोबाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी। तो फिर वीडियो कन्वर्टर जैसी चीजें यूज करनी पड़ेगी, और कन्वर्ट करने के लिए, कंटेंट को कन्वर्ट करने के लिए कंपनी यूज कर लेती है सबसे बढ़िया सर्विस, लामडा। तो आपकी स्किल्स में फिर एक और सर्विस ऐड हो जाएगी, लामडा। लामडा ऐड हो गई लो। तो कोई भी कंटेंट यहाँ पे आता है वो कन्वर्ट होके यहाँ पे भी स्टोर हो जाया करेगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी बोलती है डेटाबेस में जो कंटेंट्स आ रहे हैं उनका बैकअप लेना है, इनका बैकअप लेना है डेटा का।
तो फिर डेटाबेस बैकअप बैकअप जैसी सर्विस कम यूज करेगी कंपनी। फिर कंपनी ये जो पूरा का पूरा सेटअप तैयार की है, पूरा का पूरा ये क्लाउड फॉर्मेशन से किया, तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट हो रहा है। अब कंपनी बोलती है कि ये जो हमने सेटअप किया, ये किसी एक रीजन में सेटअप किया, कल को ये रीजन डिस्ट्रॉय होता है तो इसका कुछ रिकवरी है। तो कंपनी सेम आर्किटेक्चर को एज अ डीआर प्लान करेगी, डिजास्टर रिकवरी। तो डीआर की सर्विस आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे फिर आपका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आप जितना बड़ा करते जाओगे, आपकी सर्विसेज ऐड होती जाएंगी। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? तो आप AWS जब सीखने जाते हो, तो एंड ऑफ रिजल्ट आपको ये करना होता है, पूरा एंड ऑफ रिजल्ट ये करना होता है। और एंड ऑफ रिजल्ट को करने के लिए आप पहले एक एक सर्विस को लर्न करते हो। अब एक एक सर्विस को लर्न करने की बात करें, इतना बड़ा आर्किटेक्चर जो हमने बनाया है, इसमें कौन कौन सी सर्विस हमने यूज किया? वीपीसी। अब देखो वीपीसी के अंदर अगर आप चले जाओ तो बहुत सारी वीपीसी के अंदर सर्विसेज आ जाती हैं। वीपीसी पीरिंग, वीपीसी वीपीएन, फायरवॉल, एसीएल, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब वीपीसी के अंदर ही इतने बड़े कंटेंट्स निकल के आ जाते हैं। लोड बैलेंसर के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। डीएनएस के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डब्ल्यू के अंदर जाएंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ऑटो स्केलिंग के अंदर बहुत सारी चीजें, आईएएम के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी, उनके सब सर्विसेज। एसएनएस के अंदर बहुत सारी आ जाएंगी, एससीएस के अंदर, एसक्यूएस के अंदर, क्लाउड वॉच के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय के अंदर बहुत सारी चीजें, कोड पाइपलाइन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सीडीएन के अंदर, रिकॉग्निशन के अंदर, क्विक साइट के अंदर, रेडिफ, हर एक सर्विसेज के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे। ठीक है। अब यहां पर भी देखो कंपनी एक और सर्विस यूज करती है सिक्योरिटी के लिए, एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर। क्या? एक सर्विस और कंपनी आजकल बहुत ज्यादा यूज करती है, एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर। ये क्यों यूज करती है? जैसे कि आपने वेब के अंदर, वेब सर्वर के अंदर पूरा का पूरा मॉनिटर करेगा, लाइव मॉनिटरिंग के लिए, कुछ एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सब कुछ देखेगा, पूरा पूरा वेब सर्वर तो कुछ दिक्कत नहीं आ रहा, पूरा इंस्पेक्ट करके चलता है। तो कंपनी बोलती है यार एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अच्छी चीज है, पूरा लाइव स्टेटमेंट देता है हमें। तो कंपनी बोली कि एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर आता है क्या? ऐसे ही एक अकाउंट मैनेजमेंट सिक्योरिटी के लिए एक और सर्विस होती है, गार्ड ड्यूटी, जो पूरा अकाउंट से रिलेटेड मैनेज करती है, कौन बंदा कहाँ से एक्सेस किया, कौन सा अकाउंट कहाँ से लॉग इन किया। सर्विस का नाम है गार्ड ड्यूटी। क्या? गार्ड ड्यूटी। तो फिर कंपनी बोलती है यार आपको गार्ड ड्यूटी की सर्विस आती है क्या? ठीक है। तो ये सर्विस भी ऐड हो जाती है इस तरीके से। अब हम हमारा एडब्ल्यूएस लर्न करने का एंड ऑफ रिजल्ट ये होता है कि हमें ये करना आना चाहिए, इसलिए तो हम लोग एडब्ल्यूएस सीखने जाते हैं। और हर एक कंपनी के अंदर जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो कंपनी भी आपसे ये एक्सपेक्टेशन करती है कि बंदे को ये सारी चीजें करना आती होंगी। अब ऐसा नहीं होता कि आपने EC2 सर्विस पढ़ लिया, EBS पढ़ लिया, S3 पढ़ लिया, VPC पढ़ लिया और अब चलेगा इंटरव्यू देने। नहीं निकलेगा आपका इंटरव्यू। कई बार अब कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि आप सारी सर्विसेज में भी काम करेंगे, कई बार कंपनी में ऐसा होता है कि आप दो तीन सर्विसेज में ही केवल काम कर रहे हैं। ऐसा कब होता है मैं बता देता हूँ। अब कैरिकुलम पे आते हैं पहले। जो बंदा जो बंदा AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट करके जाता है, वो क्या काम करता है देखो। जो बंदा AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट करके सर्टिफिकेट निकाल के जाता, वो क्या काम करेगा कंपनी में, इस एनवायरनमेंट में। जो बंदा सिस ऑप्स का काम करके जाता वो क्या करेगा। जो बंदा सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल करके जाता वो क्या करेगा, समझो बात को ध्यान से। जो बंदा एडवांस नेटवर्किंग करके जाएगा वो क्या करेगा, जो बंदा AWS डेवऑप्स करके जाता वो क्या करेगा। तो पहले बात करते हैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का बंदा क्या करेगा। AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का जो बंदा होता है, उससे ये जो जितनी सर्विसेज मैंने बताई यहाँ पर, सारी सर्विसेज का नॉलेज होना चाहिए।
क्योंकि उस बंदे का काम ही ये होता है कि कोई भी कंपनी से या कोई भी क्लाइंट से अगर प्रोजेक्ट आया है तो ये पूरा आर्किटेक्चर सेट करके देना, और पूरा आर्किटेक्चर सेट करने के लिए सारी सर्विसेज उसे पता होनी चाहिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के बंदे को। अब सोल्यूशन आर्किटेक्ट के एसोसिएट के बंदे ने सारा आर्किटेक्चर लगा के एक बार सेटअप चालू करके दे दिया। अब इसके ऊपर ऑपरेशन टीम काम करेगी, जो डेली बेसिस पे कुछ दिक्कत आ जाए तो उसे ऑपरेशंस करेंगे, है ना, डेली मैनेज करेंगे। तो डेली बेसिस पे जो ऑपरेशंस वर्क होता है, ये काम करते हैं AWS सिस ऑप्स के बंदे, सिस्टम एंड ऑपरेशन, डेली बेसिस। तो जो AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का बंदा होता है, उसे सिस ऑप्स का भी नॉलेज है, तभी तो ये सब कुछ कर पाएगा। सिस ऑप्स का जो बंदा होता है, उसे आर्किटेक्चर लगाने से मतलब नहीं है, उसे आर्किटेक्चर व्यू पॉइंट पता है नहीं पता कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हर एक सर्विस पे ऑपरेशन आना चाहिए। तो सिस ऑप्स का बंदा आर्किटेक्चर लगने के बाद ऑपरेशंस का काम करता है। तो ऐसे समझ लो कि किसी कंपनी के अंदर डेटा सेंटर चल रहा है, उस डेटा सेंटर को लगाने की जो टीम थी वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट की थी। अब उस टीम में उस आर्किटेक्चर में बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं पर्टिकुलर सर्विस पे। तो आप बोलते हो यार कोई भी बंदे हायर कर लेते हैं ना, थोड़ा सिखा के काम करवा लेंगे। ये हो गए सिसऑप्स के बंदे, जो नए नए बंदे आते हैं जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं। तो किसी एक दो सर्विस पे काम दे देंगे, वो कर लेंगे, सिखा देंगे, लेकिन आर्किटेक्चर की का बंदा तो एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, है ना। अब ये आर्किटेक्चर डिजाइन कौन कर पाएगा? जो बंदा कभी पहले अपनी ऑन प्रीमिसेस में सारी चीजें किया होगा, ठीक है, ये अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। चलो, अब एडब्ल्यूएस प्रोफेशनल, एडब्ल्यूएस सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का बंदा क्या करेगा? एडब्ल्यूएस सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का बंदा क्या करता है? क्लाइंट के पास जाता है और ये पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर उन्हें समझाता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ऐसे वो क्लाइंट को समझाएगा। क्लाइंट को सब कुछ समझाएगा, कौन सी सर्विस कहाँ लगेगी, कौन सी सर्विस लगाने से क्या बेनिफिट होगा, क्या मिलेगा, कॉस्ट क्या आएगा, सब कुछ समझाएगा। और प्रोजेक्ट लेके आएगा, टीम को दे देगा। कौन सी टीम लगाएगी? सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की टीम लगाएगी। उसके ऊपर ऑपरेशन काम कौन करेंगे? सिसऑप्स के बंदे। तो प्रोफेशनल बंदा वेल प्रोफेशनल होता है, प्रोजेक्ट लेके आता है। समझ में आ गई? अब बात करते हैं AWS डेवऑप्स का बंदा क्या करेगा। डेवऑप्स का बंदा काम करेगा कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन सर्विस के ऊपर। तो कई कंपनी के अंदर AWS डेवऑप्स का बंदा अलग, AWS डेवऑप्स की टीम ही अलग है, वो टीम इस साइड काम कर रही है पूरा। कोई सिसऑप्स की टीम अलग है, सिसऑप्स की टीम इस सर्विस पे, एक दो सर्विसेज पे काम कर रही है, फिर कुछ सर्विस पे कोई और सिसऑप्स की टीम काम कर रही है, कुछ और सर्विस पे कोई और सिसऑप्स की टीम काम कर रही है, ऐसे हो जाता है। अब AWS एडवांस नेटवर्किंग की टीम क्या करेगी? AWS की एडवांस नेटवर्किंग की टीम VPC सर्विस के साइड काम करती है ज्यादातर, पूरा VPC सब कुछ देख रही हो। AWS सिक्योरिटी की टीम अलग बैठी है, वो क्या करी? वो सिक्योरिटी की सर्विसेज में काम कर रही है, जैसे KMS हो गया, ACM हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, गार्ड ड्यूटी हो गया, IEM हो गया, इधर साइड काम कर रही है। AWS बिग डेटा की टीम इस साइड काम कर रही है, क्लिक स्ट्रीमिंग, EMR, रेडशिफ्ट। AWS इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की टीम काम कर रही है क्विक साइड के साइड। अब ये लोग क्विक साइड के साइड काम करेंगे तो उन्हें ये सारी चीजें, सर्विसेज, S3 सर्विसेज, राइट, EBS स्टोरेज जैसी चीजें भी यूज करनी पड़ेंगी। AWS डेटाबेस की टीम डेटाबेस के साइड काम करी, तो ऐसे काम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो समझ में आया? जो बंदा AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल होगा, उसके लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें आनी चाहिए, तभी तो आप समझा पाओगे, क्लाइंट को प्रोजेक्ट ला पाओगे। जो बंदा सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है, उसे भी सारी चीजें आनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन करना। AWS सिसऑप्स का बंदा है, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारी चीजें आनी चाहिए, वो 8-10 सर्विसेज को भी जानता है, और इंटरव्यू में जाएगा तो कंपनी से रख लेगी। क्यों? ठीक है भाई, हमारे पास 20 सर्विसेज हमारे पास यूज हो रही हैं, बंदे को कम से कम 5 6 7 8 सर्विस आती हैं, हम उसको 7 8 सर्विसेज पे काम दे देंगे। ऐसा मिल जाता है जॉब सिसॉप्स को। ऐसे ही कोई बंदा एडवांस नेटवर्किंग की नॉलेज लेके जाता है, तो कंपनी बोलती है ठीक है यार, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे VPC की टीम अलग है, हम इसको VPC टीम में डाल देंगे, लग गई जॉब। कई बंदा ऐसा होता है जो AWS डेवऑप्स करके जा रहा है, तो AWS DevOps करके क्या, कंपनी ने बोला कि यार हमारे पास तो AWS DevOps की टीम अलग है, हम इसको AWS DevOps की टीम में डाल देंगे, वहां फिट हो जाता है जॉब के लिए वो। कई बंदा बोलता है सर मुझे AWS बिग डेटा आता है,
तो ठीक है, उनकी बिग डेटा की टीम, रेडशिफ्ट की टीम अलग है, वहां डाल देंगे आपको। कोई बंदा बोलता है एडब्ल्यूएस एआई आता है मुझे, उसे क्विक साइट की टीम में डाल देंगे। लेकिन जो बंदा बोलता है कि मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की प्रोफाइल में जा रहा हूँ, उसे तो सारा कुछ पता होना चाहिए भाई। जो बंदा बोलता है मैं एडब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की टीम में जा रहा हूँ, उसे सारा कुछ पता होना चाहिए। समझ में आ गई? तो अब आप समझ गए होगे कि क्या करके जाओगे तो कहाँ पे जॉब मिलेगी। सबसे बेस्ट है एडब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट और प्रोफेशनल, दो कर लो। एडब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट और प्रोफेशनल। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो ना, वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन करते ही है कि बंदे को सारी सर्विसेज आनी चाहिए। और सबसे बेस्ट मैं बताऊं, सबसे बेस्ट है सर्विसेज की मोर देन नॉलेज लो। पहले एडब्ल्यूएस की सारी सर्विसेज पढ़ो और ये सारा कुछ बना कर देखो। पहले मोर देन नॉलेज ले लो, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एडब्ल्यूएस प्रोफेशनल, इतनी नॉलेज लो, फिर कंपनी में इंटरव्यू दो। जब जॉब लग जाए बाद में सर्टिफिकेशन कर। या कई बार ऐसा होता है कि सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है तो निकाल लो, है ना, लेकिन अपने से सर्टिफिकेट निकाल के मत रखो क्योंकि वो एक्सपायर्ड हो जाता है। कई बंदे ऐसे करते हैं, ईडब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट सीख लिया, अब कितना सीखा हो तो मैं जानता ही हूँ, ऐसे ऊपर ऊपर से सीख लिया, ये आर्किटेक्चर कभी बनाया ही नहीं, ये आर्किटेक्चर कभी सुना ही नहीं होगा। बस सर्विसेज पढ़ ली, 8-10 सर्विसेज पढ़ ली, जाके ईडब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट का एग्जाम निकाल लिया, अपने आप को सोल्यूशन आर्किटेक्ट समझने लगते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, ये आर्किटेक्चर रखते हैं, सर के ऊपर से जाता है, और फिर बोलते हैं हमारा इंटरव्यू नहीं निकल रहा। तो पहले मोर देन नॉलेज लो, पहले इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इस चीज को समझो, नॉलेज लेके इंटरव्यू दो, इंटरव्यू क्रैक हो जाता है तो लोग खुद ही आपको बोलते हैं कि सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, फिर बाद में सर्टिफिकेट कर लो। पहले से सर्टिफिकेट लोग निकाल के रख लेते हैं, एक्सपायर हो जाता है, ऐसा मत करना। ठीक है? तो हम लोग अपने एडब्ल्यूएस कैरिकुलम में, जो एडब्ल्यूएस का वीडियो मैं दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ, उसका एजेंडा एंड ऑफ रिजल्ट मेरा ये है, ये सब करके देना। और आपका भी एंड ऑफ रिजल्ट यही होना चाहिए कि आप भी ये सब कुछ कर लो। इसीलिए हम लोग ये सारी सर्विसेज को डिस्कशन करेंगे अपने एडब्ल्यूएस कैरिकुलम के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पे? ठीक है। तो ये कैरिकुलम का वीडियो मैं इसलिए बनाया, कोई भी बंदा मेरे से ये नहीं बोलेगा आपके कैरिकुलम में क्या है। कैरिकुलम का वीडियो सुन लो और यहीं से पता कर लेना। मैं कोई कैरिकुलम बना के फॉरवर्ड नहीं करने वाला कि आप क्या कैरिकुलम कवर करेंगे। हमारा एजेंडा ये है, और इस एजेंडा में अगर हम 60% भी कर लिए ना, मोर देन नॉलेज आ जाएगी। 100% छोड़ दो, 60% भी अगर इतना कर लिए बहुत नॉलेज है जॉब पकड़ने के लिए। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब था कि आप अगर एडब्ल्यूएस स्टार्ट करते हैं तो एडब्ल्यूएस में एंड ऑफ डे क्या करना है वो चीज समझ जाओ। जैसे आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेते तो आपको पता होता है मैं डॉक्टर बन के बाहर रहूंगा, इंजीनियरिंग में जाते आपको पता है मैं इंजीनियर बन के बाहर आऊंगा। ऐसे ही मैंने आपको ये डेमोस्ट्रेशन, ये ट्रेलर इसलिए दिखाया, आपको पता हो जाए एडब्ल्यूएस सीखने के बाद आप कंपनी में क्या करोगे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडब्ल्यूएस के साथ। एडब्ल्यूएस के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एडब्ल्यूएस में किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है? तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।